गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग साइंस से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होता है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें हम जानते हैं बच्चों कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 कि जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं बच्चों कि जब जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि साबुन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। पहला है 2 से 3, दूसरा है 5 से 6, तीसरा है 7 और चौथा है 9 से 10। तो बच्चों हम जानते हैं कि साबुन की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय प्रकृति की होती है, जबकि ये 2 से 3 दिया है, 5 से 6 दिया है, ये 7 दिया है। तो 7 या 7 से 7 वाला विलयन जो होता है उदासीन होता है और 7 से कम वाला विलयन अम्लीय होता है। तो हमें देखना है साबुन का जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है उसका मान कितना होगा बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 9 से 10। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 की सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 4 में बच्चों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु का अयस्क है। निम्न में से कौन सा धातु का अयस्क है। तो पहला है बच्चों बॉक्साइट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है अभ्रक, चौथा है जिप्सम। तो हम जानते हैं बच्चों कि एल्युमिनियम जो धातु है उसका अयस्क बॉक्साइट होता है। इस प्रकार इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों बॉक्साइट यानी ऑप्शन ए। अब हम लोग बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 5 कि सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो बच्चों हम जानते हैं कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक यानी सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होती है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में पहला है बच्चों तांबा, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है चांदी, चौथा है लोहा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक होता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6 कि क्या कह रहा है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है अपचयन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है विस्थापन, चौथा है उदासीनीकरण। तो हम जानते हैं बच्चों कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा अधातु है। तो पहला है बच्चों सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है सल्फर, चौथा है कैल्शियम। तो बच्चों हम जानते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये धातु होते हैं, जबकि सल्फर जो है अधातु होता है। इस प्रकार इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। अब देखना है बच्चों सवाल नंबर हमें 8 कि कार्बन के कितने समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं या उन्हें ज्ञात करते हैं। तो पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो हम जानते हैं बच्चों कि कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, अर्थात इस प्रकार 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम बच्चों जानते हैं कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। साबुन और डिटर्जेंट का कार्य किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? पहला है बच्चों अपघटन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है पायसीकरण, चौथा है ऑक्सीकरण। तो हम बच्चों जानते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 11 कि 11 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 11 कह रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? अर्थात कौन से इसमें हार्मोन है जो वृद्धि को क्या कहते हैं, नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों थायरॉक्सिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रेनालिन और चौथा है ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों इसका सटीक आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अब बच्चों देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बच्चों इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इस प्रकार इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बच्चों देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी किसके उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो पहला है बच्चों प्लाज्मा, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है प्लेटलेट और चौथा है WBC। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी ऑप्शन बी। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 14 कि श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? पहला है बच्चों नाभिक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। तो हम जानते हैं बच्चों कि श्वसन की क्रिया में जिस कोशिकांग में होती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अर्थात 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे और भी कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। आइए बच्चों हम अब देखते हैं सवाल नंबर 15 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकलती है वह है ऑक्सीजन, यानी 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 16 की सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है। तो इसमें सवाल नंबर 16 है बच्चों कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल परिवहन के लिए जो ऊतक जिम्मेदार होते हैं बच्चों उन्हें जाइलम कहते हैं। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 17 कि क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 17 में कह रहा है बच्चों कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है बच्चों अग्नाशय, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और चौथा है अधिवृक्क। तो बच्चों हम जानते हैं कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 18 बच्चों कि DNA का पूर्ण नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड, तीसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूट्रिक एसिड और चौथा है डबल न्यूक्लियर एसिड। तो बच्चों हम जानते हैं कि DNA का फुल फॉर्म यानी DNA का पूर्ण नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बच्चों हमें देखना है सवाल नंबर 19 कि सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। तो 19 में बच्चों कह रहा है कि आनुवांशिक लक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन बच्चों डार्विन, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है मेंडल और चौथा है वाल्टर। तो बच्चों हम जानते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों के जनक या आनुवांशिक लक्षणों के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 20, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है आर्गन। तो बच्चों हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैसें सबसे अधिक पाई जाती है वह होती है नाइट्रोजन गैस, लगभग 78% के आसपास इसकी मात्रा होती है। और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है जिसकी मात्रा लगभग 21% होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार बच्चों मेरा सही हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन सी। अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 21 की क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 21 में कह रहा है बच्चों ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? अर्थात ओजोन परत जिस परत में पाई जाती है उसे किस परत के नाम से हम लोग जानते हैं? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है बहिर्मंडल। तो ओजोन परत बच्चों समताप मंडल में पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है कि पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अब हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 22 की क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 22 में बच्चों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा जो है प्राकृतिक गैस है बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जबकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, यानी 22 का सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 23 कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? पहला हो जाएगा आवृत्ति, दूसरा है तरंगदैर्घ्य, तीसरा है आयाम और चौथा है चाल। तो बच्चों हम जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का ऑप्शन सी, आयाम। अब हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 24 कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? पहला है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग, तीसरा है विद्युत और चौथा है प्रकाश। तो बच्चों हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 25 कि दर्पण का आवर्धन किसे दर्शाता है? पहला है बच्चों छवि का आकार, छवि की दूरी, वस्तु का रंग, फोकस दूरी। तो बच्चों हम जानते हैं कि दर्पण का आवर्धन जो है जिसे दर्शाता है वह होता है छवि का आकार, या वस्तु का आकार भी उसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 26 की क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है बहुत बच्चों कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहन हेडलाइट में, साइड मिरर में, सड़क संकेत में, खिड़की में। तो बच्चों जहाँ भी हम चाहते हैं कि प्रकाश जो है लंबी दूरी तक जाए तो उसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बच्चों हम चाहते हैं कि जो हमारी गाड़ी में लाइट लगी हुई है वह आगे तक लंबी दूरी तक जाए। तो इस प्रकार जो वाहन में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वाहनों के हेडलाइट, यानी ऑप्शन ए। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 27 कि सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है बच्चों? इससे हम लोग पहले देख चुके हैं, इसका सटीक आंसर होता है एम्पियर। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि अब 28 नंबर सवाल कह रहा है कि ओम का नियम संबंधित है, यानी ओम का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि से, प्रकाश से, विद्युत से, ऊष्मा से। तो बच्चों हम जानते हैं कि ध्वनि का नियम जो है विद्युत से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब बच्चों हम लोग को देखना है सवाल नंबर 29 कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो देखते हैं बच्चों। इसमें विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है, इसे शायद पहले हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 29 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 30 कि घरेलू परिपथ में उपकरण किस प्रकार जोड़े जाते हैं। यानी दो प्रकार से जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो हमें देखना है बच्चों कि जो घरेलू उपकरण है उसके उपकरण किस प्रकार से जुड़े जाते हैं। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, तीसरा है मिश्रित क्रम और चौथा है वृत्ताकार। तो हम जानते हैं बच्चों कि घरेलू परिपथ में जिस उपकरण जो है समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, अर्थात 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समांतर, या इसी को समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 31 कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, नष्ट करते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार बच्चों हो जाएगा विकर्षित करते हैं, यानी 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 32 कि मोटर, विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, अर्थात विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे हमें देखना है। पहला ऑप्शन है बच्चों ओम का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, तीसरा है चुंबकीय प्रभाव और चौथा है विद्युत अपघटन। तो बच्चों हम जानते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत जिस पर कार्य करता है वह होता है बच्चों चुंबकीय प्रभाव, यानी ऑप्शन सी। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 33 कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो बच्चों पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इस प्रकार इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 34 की क्या कह रहा है। तो 34 में कह रहा है बच्चों प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। पहला है वन, दूसरा है उद्योग, तीसरा है नदियाँ, चौथा है पर्वत। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ा कहा है स्रोत, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कल कारखाने यानी उद्योग होते हैं बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग, यानी ऑप्शन बी। अब हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 35 कि 35 क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है जैव अक्रमणीय अवशिष्ट कौन सा है, यानी जैव अक्रमणीय अवशिष्ट कौन सा है। तो हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 35 का सटीक आंसर क्या होगा। तो पहला है बच्चों प्लास्टिक, दूसरा है कांच, तीसरा है सब्जी के छिलके, चौथा है धातु। तो इसमें हम जानते हैं बच्चों इसका सटीक आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके, जो कि बहुत ही आसानी से सरल रूपों में टूट जाते हैं, जबकि कांच, प्लास्टिक और धातु इतनी आसानी से सरल रूपों में नहीं टूटते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 36 कह रहा है बच्चों कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है, यानी उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी। तो बच्चों हम जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर पर उत्पादक आते हैं, जिसे स्वपोषी भी कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बच्चों देख रहा है इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी चक्रीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, स्थिर। तो बच्चों हम जानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह हमेशा एक दिशीय होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 38 कि निम्न में से कौन सा अपघटक है, यानी शेर, हिरण, कवक, घास। अर्थात हमें देखना है कि 38 का कौन सा क्या है अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन बच्चों शेर, दूसरा हिरण, तीसरा कवक, चौथा है घास। तो हम जानते हैं बच्चों इसमें कवक जो है अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 39 कि मानव नेत्र में पुतली का कार्य है,
रंग पहचानना, प्रकाश का प्रवेश नियंत्रण करना, छवि बनाना, दूरी मापना। तो बच्चों हम जानते हैं कि मानव नेत्र में पुतली का जो कार्य होता है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमें देखना है बच्चों कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, पास की वस्तु नहीं देख पाता है, दोनों नहीं देख पाता है, सब देख पाता है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी जो दोष होता है वह वहीं साफ दिखाई पड़ता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में बच्चों निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष में बच्चों दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसमें दिया है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि दूर की वस्तु नहीं देख पाता, यानी सही से देख नहीं पाता। यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमें देना है बच्चों सवाल नंबर 41 कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस से सुधार किया जाता है या किस लेंस से सुधार किया जाता है। तो पहला है बच्चों उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है बेलनाकार और चौथा है द्विफोकसी। तो बच्चों हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 42 कि पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। पहला है पत्तियां, दूसरा है जड़, तीसरा है तना और चौथा है बीज। तो बच्चों हम जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वह पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा हैं, लेकिन इसमें स्टोमाटा या रंध्र नहीं दिया है, इसलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों पत्तियां, ऑप्शन ए। अब देखते हैं बच्चों 43 में क्या कह रहा है कि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। जो जीव होते हैं उसमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है। तो हमें देखना है बच्चों 43। तो इसमें पहला है बच्चों ऑप्शन पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है तंत्रिका तंत्र, चौथा उत्सर्जन तंत्र। तो बच्चों हम जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पाचन तंत्र, श्वसन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए श्वसन तंत्र और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र, जबकि तंत्रिका तंत्र एक ऐसी संरचना है जो जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। इस प्रकार इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। अब हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 44 की क्या कह रहा है, परागण की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों अंडाशय, दूसरा वर्तिकाग्र, तीसरा दल, चौथा पुंकेसर। तो बच्चों हम जानते हैं कि परागण की क्रिया जो है वर्तिकाग्र होती संपन्न होती है, वर्तिकाग्र में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हमें देखना है बच्चों सवाल नंबर 45 की क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 45 में है निषेचन के बाद क्या बनता है। पहला ऑप्शन है बच्चों बीज, दूसरा है फल, तीसरा है भ्रूण, चौथा है पुष्प। तो बच्चों हम जानते हैं कि निषेचन के बाद जो बनते हैं उन्हें भ्रूण के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं हम अलैंगिक जनन का उदाहरण है, यानी अलैंगिक जनन किसमें से पाया जाता है। पहला है मनुष्य, दूसरा है मेढक, तीसरा है अमीबा और चौथा है कुत्ता। तो बच्चों हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बच्चों अमीबा, यानी ऑप्शन सी। अब देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 47 कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों लैमार्क, दूसरा है मेंडल, तीसरा है डार्विन, चौथा है वाटसन। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिसने दिया था वह व्यक्ति है डार्विन साहब, यानी ऑप्शन सी।
अब देखना है बच्चों हमें सवाल नंबर 48 की क्या कह रहा है। जीवाश्म क्या दर्शाते हैं? वर्तमान जीवन, भविष्य, विकास का प्रमाण और प्रदूषण। तो बच्चों हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन जो है विकास का प्रमाण को दिखाते हैं या दर्शाते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। अब हमें सवाल नंबर देखना है 49 कि संसाधन के संरक्षण का अर्थ है, अर्थात संसाधन के जो संरक्षण है उसका अर्थ क्या होता है। तो पहला है बच्चों अधिक उपयोग, दूसरा है दुरुपयोग, तीसरा है विवेकपूर्ण उपयोग, चौथा है नष्ट करना। तो बच्चों हम जानते हैं कि संसाधनों के संरक्षण का सही अर्थ होगा विवेकपूर्ण उपयोग, यानी सोच समझ करके उसका उपयोग करना। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमें देखना है बच्चों कि 3R का सही क्रम क्या होता है, यानी 3R को हम किस नाम से जानते हैं। पहला है बच्चों रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तीसरा है रिसाइकल, रिड्यूस, रियूज, रियूज। अब चौथा देखना है बच्चों रिमूव, रिड्यूस, रियूज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 3R का जो सही क्रम है वह हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, यानी 50 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग आज 85 सवाल को देखते हैं और जो बाकी बचे सवाल हैं उसको अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।